नमस्कार, स्वागत है आपका खास मुलाकात में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज। स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, आपको भारत सरकार ने हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकेशन यानी कि पर्वतों की ऊंचाइयों पर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए नियुक्त किया है। जी जी। ये क्या है, इसमें आप क्या करते हैं और किस तरह से पर्वतों की ऊंचाइयों पर आप स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मुहैया कराते हैं, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं A to Z न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस यहाँ बुलाया खास मुलाकात प्रोग्राम में। हम सभी जो भी हाई एल्टीट्यूड पे यात्राएं होती हैं उनमें अपनी मेडिकल सर्विस देते हैं, चाहे जिसमें अमरनाथ यात्रा हो, कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, मणिमहेश यात्रा हो, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अपनी मेडिकल सर्विस देते हैं। किसी से कोई भी डोनेशन भी नहीं लेते, सेल्फ अपने आप जाते हैं, खुद जा कर के अपनी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये सर्विस अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्विस मानी जाती हैं, हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज। और अभी पीछे से हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा में थे, नाथुला वाले रूट पे, वहाँ पर हमने चाइना में जाकर के अपनी मेडिकल सर्विस दी। इसके अलावा मणिमहेश यात्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में होती है, वहाँ पर भी हम लोग पूरी यात्रा के दौरान हमने अपनी मेडिकल सर्विस दी। हमने तकरीबन 88 डॉक्टर्स की पैरामेडिकल स्टाफ की टीम बनाई है जो कि वॉलंटरी हमारे साथ एसोसिएट है और इस सेवा में बढ़ चढ़ करके काम करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें आपको किसी तरह का सरकार से कोई अनुदान, कोई खर्च, कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं। और ये केवल आपके अपने और जो डॉक्टर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं जी, ये सब उनका अपना योगदान है? जी बिल्कुल, इसमें किसी भी सरकार का कोई भी योगदान नहीं है, न ही हम किसी सरकार से कोई योगदान लेते हैं, बल्कि किसी प्राइवेट क्षेत्र का भी किसी का योगदान नहीं है। सेल्फ अपने आप करते हैं, अपने लोगों की टीम बनाई है और हम अपने जो भी वॉलंटियर हैं उनको ये लेते टाइम ये कहते हैं कि हम आपको न तो कुछ देंगे न आपसे कुछ लेंगे, लेकिन जिस एरिया में आपकी एक्सपर्टाइज है उसकी कुछ मेडिकल सर्विसेज जो भी टाइम पे आप अवेलेबल हैं वो हम आपसे ज़रूर लेंगे। जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। एक तरह से ये चैरिटी जो है, और जो यात्री जो कि मानसरोवर और दूसरी यात्राओं पर जाते हुए जिन जोखिम का सामना करते हैं, उनमें उनको जो स्वास्थ्य संबंधी मुसीबतें आती हैं वो उनको आप उपचार करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने रिसेंटली इस अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में जो कि हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस है, इसमें हमने अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जिसमें हम किसी भी यात्री की रियल टाइम लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करिए अगर कोई डिजास्टर हो गया, कोई बाढ़ आ गई या कोई पहाड़ गिर गए और वहाँ पर बंदे क्या होते हैं, यात्री दब जाते हैं, पहाड़ों के नीचे दब जाते हैं, बर्फ़ में दब जाते हैं, जैसे कि अभी पीछे सियाचिन में। हाँ जी, जैसे कि अभी सियाचिन में हुआ था कि वहाँ पर हमारे 10 सैनिक बर्फ़ के नीचे दब के शहीद हो गए थे। तो हमने एक इसी क्षेत्र में बहुत सराहनीय काम किया है और हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जिसमें हम रियल टाइम लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई कहीं भी दबा हो, उसमें इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, सैटेलाइट बेस्ड है। और इस एप्लीकेशन को अभी हम गवर्नमेंट को देंगे जून जुलाई में कि वो सभी यात्रियों के लिए इसको कंपलसरी करे और वो इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यात्रा पे जाएं ताकि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी कायम रहे। जी। तो आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दीजिए कि जो भी दर्शक इस तरह की यात्राओं पे जाने का विचार कर रहे हैं, उन्हें इस तरह का मोबाइल ऐप अपने मोबाइल्स में डाउनलोड कर लेना चाहिए। हाँ जी, ये जो मोबाइल ऐप होगा ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन इसके लिए आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे और ये सैटेलाइट बेस्ड एप्लीकेशन है। और ऐसा ये जो एप्लीकेशन है हमने फर्स्ट टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है स्पेशली यात्रियों को ध्यान में रख के, क्योंकि हमारी यहाँ पर क्या है कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं ना, जो भी सुंदर चीज़ें हैं, देखने की चीज़ें, वो सभी हाई एल्टीट्यूड्स पे हैं
और हाई एल्टीट्यूड्स पे इस तरह का कोई एप्लीकेशन था नहीं, इसलिए हमने इस एप्लीकेशन को डिस्कवर किया है। और अभी आजकल ये काफ़ी मतलब पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज़ काफ़ी फेमस है कि सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर ने एक हाई एल्टीट्यूड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि रियल टाइम लोकेशन फाइंड आउट कर सकता है। अगर कोई भी यात्री अगर वो किसी भी डीप गड्ढे में भी है तो भी हम उसको ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई है, यहाँ कोई जिंदा है, उसको हम निकाल सकते हैं। क्योंकि कभी भी ऐसा कोई डिज़ास्टर होता था तो सबसे पहले क्या होता था कि ढूंढने की ज़रूरत पड़ती थी, ढूंढते थे लोगों को, यात्रियों को, कि कौन कहाँ है। अगर किसी का ये पता चल जाए कि कौन कहाँ है, रियल टाइम लोकेशन उसकी मालूम पता चल जाए, तो हम वहाँ मेडिकल सर्विस भी पहुँच सकती है, वहाँ पर उसको रेस्क्यू भी किया जा सकता है और वहाँ उस तक खाना पीना भी पहुँच सकता है। जी, तो ये किस तरह से फंक्शन करता है? क्योंकि इतनी पर्वतों की इतनी ऊंचाइयों पर तो इंटरनेट जैसी सुविधा नहीं अवेलेबल होगी, तो ये आप किस तरह से इसे जी कारगर मैम, बनाते आपने हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सैटेलाइट बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि हैम रेडियो करके एक एप्लीकेशन आती है, उसके ज़रिए हमने इसको लिंक किया है। इसमें आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इसमें हमें कुछ सिग्नल्स मिलेंगे कि यहाँ पर यात्री यहाँ पर है और आप उसको रेस्क्यू करिए। हम वो कम्युनिकेशन हम भी नहीं कर सकते, वो भी हमसे नहीं कर सकता। अगर कम्युनिकेशन कर सकते तो इसका मिसयूज़ हो सकता था, इसलिए हमने इसको कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं बनाया है। इसको सिर्फ हमने सिग्नल के ज़रिए उसको जानने की कोशिश की है कि बंदा यहाँ पर है या उसको आप फाइंड आउट करिए। इसमें किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसमें कोई बातचीत की सुविधा नहीं होगी, केवल जो यात्री मुसीबत में हैं, कहीं पर फंस गए हैं या कहीं पर दब गए हैं, तो उनके वहाँ होने से, क्योंकि उन्होंने ये मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए वो उस पर उनके वहाँ होने का सिग्नल जो है वहाँ पर देंगे। तो उसके लिए डॉक्टर साहब आपको वहाँ पे मौजूद होने की ज़रूरत होगी? नहीं, उसके लिए आप कहीं पर भी बैठ के हम इसे कहीं कर भी हों, सकते हैं? उसके लिए हमारी मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है। हम ये मोबाइल एप्लीकेशन अपनी वेबसाइट के ज़रिए इसको लोगों को अवेलेबल कराएंगे, बल्कि हम तो सरकार को भी देना चाहेंगे कि अगर सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारा जो हमेशा एक पॉलिसी रहा है कि हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनते, सेल्फ अपना काम करते हैं और काम करके बड़े साइलेंटली वापस आ जाते हैं। अभी जैसे पीछे से नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो हम लोग वहाँ गोरखा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पहुँचे थे और हमने वहाँ पर तकरीबन 5600 लोगों की हेल्प की और स्वयं अपनी गाड़ी से गए। किसी गवर्नमेंट को हमने ये भी नहीं कहा कि हमें वहाँ भेज दीजिए या हमारी हेल्प करिए। सेल्फ अपने इनिशिएटिव से जाते हैं, खुद अपना टेंट लगाते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं, खुद अपनी मेडिसिन्स को अपनी पीठ पे लेकर के जाते हैं, खुद ट्रैक करते हैं वहाँ पर हमारे लोग। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी टीम को कि वो इतना अच्छा काम करते हैं। डॉक्टर साहब, आप सीईओ हैं एक सिक्स सिग्मा स्टार हेल्थ केयर, इनकी अपनी एक कंपनी है, तो उसके बारे में हम दर्शकों को बताएं डॉक्टर साहब। हाँ जी, सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर हमारी जो कंपनी है, हम बेसिकली हॉस्पिटल बनाते हैं, चलाते हैं। तकरीबन 270 हॉस्पिटल हैं हमारे पास पूरे इंडिया में, जिसमें बड़े बड़े ग्रुप भी शामिल हैं उसके अंदर। और हम हॉस्पिटल्स को मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो भी मेडिकल डायरेक्टर होता है वो हमारा आदमी होता है और उस हॉस्पिटल को वो अच्छे से, सही तरीके से, सही क्वालिटी से उसको चलाता है। और हम इस तरीके से कश्मीर से लेके केरला तक हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं और जो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं वो इन्हीं हॉस्पिटल से आते हैं। जी, तो ये कहाँ पे, मतलब कुछ मुख्य नगर या ऐसे जगह हैं जहाँ पे ये अस्पताल हैं, ताकि हम हमारे पास जान हॉस्पिटल्स, सकें? जी मैम, जी, हमारे पास हॉस्पिटल श्रीनगर में भी हैं, हमारे पास हॉस्पिटल दिल्ली में है, गुड़गांव में है, हैदराबाद में है, अमृतसर में है, लुधियाना, पंजाब, भोपाल, इंदौर, केरला, इन सभी जगह हमारे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। और हम इसी वजह से ये इतना मतलब ग्रैंड लेवल पे ये हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस दे पाते हैं। इन हॉस्पिटल्स में छोटे बड़े हॉस्पिटल भी हैं, कुछ हॉस्पिटल 100 बेड भी हैं, कुछ 200 बेड भी हैं, कुछ 1000 बेडेड हॉस्पिटल भी हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज भी हमारे साथ एसोसिएट हैं, जिनको हम एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं उनको। जी मैम। डॉक्टर साहब, किस तरह किस नाम से हैं आपके ये हॉस्पिटल्स? जो भी हॉस्पिटल होता है उसमें वो हॉस्पिटल का नाम वही रहता है, हम हॉस्पिटल का नाम चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार ये प्रेस्टीज का इशू होता है कि हॉस्पिटल का नाम वही रहता है, लेकिन इंटरनली हमारे उनके साथ में एग्रीमेंट्स होते हैं, हम उनको मैनेज करते हैं और हम उनके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट भी साइन करते हैं कि हम आपका नाम कभी किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हम साइलेंटली उनके लिए काम करते हैं। और मैंने देखा है कि एक अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत है।
डॉक्टर्स ठीक है पेशेंट देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स में एक अच्छे मैनेजमेंट की कमी होती है, क्योंकि एमबीबीएस के दौरान कभी भी उनको मैनेजमेंट की शिक्षा नहीं दी जाती है। हाँ, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जिन्होंने एमबीबीएस करने के बाद एमएचए किया है, मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, वो काफ़ी अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन हर जगह एमएचए वाले लोग मौजूद नहीं हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएँ जो है ना दिन प्रतिदिन डाउन जाती हैं। और ऐसे में हमने देखा कि मैनेजमेंट सर्विसेज की, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज की अच्छी ज़रूरत है, अच्छी रिक्वायरमेंट है। तो हमने कंपनी 2009 में स्टार्ट की थी और अब आज की डेट में हमारे पास 270 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल हैं जिनको हम मेडिकल सर्विसेज दे पा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि वो असल में अलग अलग नए हॉस्पिटल्स नहीं, जो अभी हॉस्पिटल्स हैं जो उनमें कमी है, यानी कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसे ये नहीं पता कि कहाँ पर जाके क्या करे, किससे मिले और कौन डॉक्टर कहाँ पे किस चीज़ का इलाज कर रहा है, इससे लेके इसी तरह की सुविधाएं आप डॉक्टर मरीजों को आप हाँ बिल्कुल मैम, देखो हॉस्पिटल में कोई भी जाता है बेचारा दुखी परेशान होकर जाता है, कभी कोई हंसी खुशी में तो हॉस्पिटल में जाता नहीं है। अगर वो हॉस्पिटल में जाकर भी दुखी परेशान है तो वो फिर पहुंचता है मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के पास या मेडिकल डायरेक्टर के पास। अगर मेडिकल डायरेक्टर को अच्छे मैनेजमेंट की नॉलेज है तो उसकी समस्या का समाधान हो जाता है, नहीं तो वो इधर से उधर, उधर से इधर भटकता रहता है। तो ऐसे में एक अच्छे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज की ज़रूरत होती है जो कि पूरे हॉस्पिटल को चलाता है। जी मैम। तो एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम हेल्थ केयर मैनेजमेंट जिसको कि के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी ने शुरू किया है। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए कि आपके विचार में भारत की सरकार और जनता दोनों ही स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर कम जागरूक हैं? क्या आपके विचार में इसमें जो सरकारी खर्च और बढ़ना चाहिए और जनता को और जागरूक करने की ज़रूरत है? हाँ जी मैम, जो भी मेडिकल सर्विस हैं आज की डेट में सब आउट ऑफ पॉकेट होती जा रही हैं। अगर मुझे भी आज की डेट में इलाज कराना है तो सोचना पड़ता है कि इतना खर्चा आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इतने लार्ज स्केल पे अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, सिर्फ हिंदुस्तान में 5% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, 95% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए, उनको कंपलसरी अपनी तरफ से कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एप्लीकेबल करनी चाहिए और सब लोगों को उस स्कीम के अंदर इंक्लूड करें ताकि जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है उसको कम किया जा सके। अब दिन प्रतिदिन 5 स्टार हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं लेकिन रेट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है ट्रीटमेंट की। कॉस्ट को डाउन करने की कोई नहीं सोच रहा है। एक आम आदमी हॉस्पिटल में जाने से पहले सोचता है कि कई जगह तो हमने देखा है कि हॉस्पिटल में इलाज कराते समय मरीज के ज़मीन तक बिक जाती है, उसके ज्वेलरी भी बिक जाती है उसकी इलाज कराते हैं। लेकिन सरकार ऐसी चीज़ में क्या कर रही है, उसको ऐसे में सोचना चाहिए कि सब लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड की जाए और उन सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कराया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैसा दिया जाए। अभी 80% हॉस्पिटल जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, 20% हेल्थ केयर सिर्फ सरकार के पास है। आगे क्या होगा अगर सरकारी हॉस्पिटल अच्छे से काम नहीं करेंगे ना तो ये 20% भी उस 80% में चला जाएगा। क्यों? सरकारी हॉस्पिटल्स में लोग वो सोचते हैं हमारी जॉब सिक्योर है, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। एक नर्सिंग भी अपने आप को सरकारी हॉस्पिटल में, मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ आपसे, अपने आप को मेडिकल सुपरिंटेंडेंट समझती है। वो ये सोचती है कि अगर मैंने कुछ करूँ चाहे ना करूँ मुझे कोई जॉब से तो निकाल नहीं सकता। हेल्थ केयर एक सर्विस इंडस्ट्री है, अगर जब तक आप पेशेंट को सर्विस नहीं दोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है एक अच्छे हेल्थ सिस्टम का और बड़ी बड़ी बातें करने का। मेरी तो सरकार से गुजारिश है कि एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट करिए। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, सभी के इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप 20 रुपीज़ ऐड कर दीजिए, सबका हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो जाएगा उसमें। सब लोग थोड़ी बीमार होंगे, कुछ लोग बीमार होंगे। जिस तरह से कि एजुकेशन या और सेस जो कि गवर्नमेंट इंक्लूड करती है, आप ये कहना चाहते हैं कि हर एक उपभोक्ता के बिजली के बिल में इस तरह का वो ऐड कर दिया जाए हेल्थ इंश्योरेंस सेस? जी 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 की बात आप कर कुछ एक दो स्टेट ने, आंध्र प्रदेश ने या कुछ एक और स्टेट्स ने कुछ ये इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने उनके बिजली के बिल में 20 रुपीज़ ऐड किया और उसको इंश्योरेंस स्कीम के अंदर उनको इंक्लूड कर लिया और ऐसे में वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सर्विस दे पा रहे हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं, बिना हेल्थ इंश्योरेंस के लोगों को कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाता है वहाँ पर। और ऐसे में सरकार को सबसे पहले पहल करनी चाहिए कि लोगों को एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान दे। जी, तो मोदी जी और अरुण जेटली जी को तक ये बात पहुंच जाए कि लाइफ इंश्योरेंस और जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस और फसल बीमा योजना ज़रूरी है, ऐसे ही
स्वास्थ्य बीमा योजना भी चलाई जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे कि जो प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ केयर मैनेजमेंट का क्या रोल है? क्या उसमें भी हेल्थ केयर मैनेजमेंट की ज़रूरत है या इसे सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित रखना चाहेंगे? देखिए मैम, प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर तो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। उन्होंने अच्छी हेल्थ केयर मैनेजमेंट सर्विस की शुरुआत की। अभी क्या होता है हमारे गवर्नमेंट में, जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा उसको बना देते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट, चाहे वो क्वालिफाइड है या नहीं है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ दिल्ली सरकार को। अभी पीछे से दिल्ली सरकार ने तकरीबन 68 वैकेंसीज निकाली हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लोगों के लिए। उनको ये एहसास हुआ हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को कि डॉक्टर को हम मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको मैनेजमेंट में यूज़ करके, उनको फार्मेसी में यूज़ करके, उनको हॉस्पिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज में यूज़ करके, उनको हाउसकीपिंग में यूज़ करके। उनको ये लगा कि डॉक्टर को सिर्फ डॉक्टरी करवानी चाहिए, न कि उनको दूसरे फील्ड में यूटिलाइज करना चाहिए। उन्होंने इस ज़रूरत को फील किया और 68 वैकेंसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट की गवर्नमेंट सेक्टर में निकाली हैं। और लोगों को अच्छे जो MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट जिन्होंने किया है, MHA जिसने किया है, उनको 1-1 लाख रुपए तक की वो सैलरी देने का इसमें प्रावधान उन्होंने किया है। मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे सत्येंद्र जैन साहब को। जी। तो क्या डॉक्टर साहब आप ये समझते हैं कि जो करिकुलम है जो कि स्टडीज़ का है, उसके MBBS जैसे प्रोग्राम्स का, उसमें जिसमें कि डॉक्टर्स पूरी तरह से तैयार होकर निकलते हैं, उसी में क्यों ना इसको इंक्लूड कर दिया जाए? हाँ, सिलेबस में अगर MBBS सिलेबस में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाए तो फिर तो वो कहते हैं ना, वारे के न्यारे हो जाएंगे। सबसे बेस्ट है ये तो। अगर डॉक्टर्स को आप मैनेजमेंट शिक्षा देंगे साथ साथ क्लिनिकल शिक्षा के साथ, क्योंकि हर कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहता है, अपना हॉस्पिटल खोलना चाहता है, अपना मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है। ऐसे में उसको ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की नॉलेज की। अगर उसको अच्छी हॉस्पिटल मैनेजमेंट नॉलेज होगी, वो अच्छे से चलाएगा। UK USA में तो ऐसा होता है कि 100% जो मेडिकल डायरेक्टर हैं या मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्वालिफाइड होते हैं। जी। तो अगर हम हेल्थ फाइनेंसिंग इश्यूज़ की बात करें डॉक्टर साहब, तो अभी भी पब्लिक एक्सपेंडिचर लेवल कम है, तो क्या इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? अब फाइनेंसिंग की अगर बात करें, देखिए हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी होती है। ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। लोग अपनी पॉकेट से ज़्यादा उसमें खर्चा करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, पब्लिक उसमें कम करे। पब्लिक कम इसी वजह से कर सकती है अगर आप उनको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में आप उनको इंक्लूड कर लें। अदरवाइज़ लोग ऐसे ही लुटते पिटते रहेंगे और ऐसे ही उनकी ज़मीनें बिकती रहेंगी, ज्वेलरी बिकती रहेगी और हॉस्पिटल और आगे पे आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं इसको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है कि हाँ जी रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, हमने अपने आम लोगों को भी इलाज देना है। और आप आम लोगों को इलाज तभी दे सकते हैं जब आप उनको एक अच्छी इंश्योरेंस स्कीम में लेके आएँ। फाइनेंस सब कुछ नहीं होता, लोग सबसे पहले आते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पूरा करने से पहले मैं डॉक्टर साहब की कुछ उपलब्धियों के बारे में बताना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब बहुत कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होल्ड करते हैं, जैसे कि लिम्का रिकॉर्ड्स होल्डर फॉर बीइंग द यंगेस्ट मेडिकल सुपरिटेंडेंट एट द एज ऑफ 26 ईयर्स, राजीव गांधी अवार्ड 2010, पद्मा अवार्ड 2012, यंग आइडियल एंड यूथ आइकॉन अवार्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडियन अचीवर अवार्ड एंड राष्ट्रीय रत्न अवार्ड 2009। इतने सम्मानों से आपको हमारे देश के जनता और सरकार ने विभूषित किया है। डॉक्टर साहब आपका यहाँ हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए A to Z न्यूज़।